बच्चे लोग, वेलकम टू डाउटनेट। कैसे हैं आप सब? मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सब बहुत अच्छे हैं, स्वस्थ हैं, खुश हैं और इसके साथ साथ अच्छे से पढ़ाई भी कर रहे हैं ना? मुझे पता है आप सब बहुत अच्छे बच्चे हो, कहना मानते हो, अच्छे से पढ़ाई करते हो। तो मैं हूं विजेता, आपकी बायोलॉजी टीचर, और हम यहाँ पे बात कर रहे थे अपने चैप्टर नंबर 1 के बारे में। कौन सा है वो चैप्टर? जी हाँ, वो चैप्टर है पुष्पी पादपों में लैंगिक प्रजनन, जहां पर हम बात करेंगे बीजांड की संरचना की। ठीक है, लेकिन इस चैप्टर में आगे बढ़ने से पहले थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं ना। देखते हैं आपको कितना याद है, आपकी मेमोरी कितनी शार्प है। तो जल्दी से मुझे बताइए कि हमने अपने लास्ट लेक्चर में क्या पढ़ा था। तब तक रिकैप की तैयारी करते हैं और अगली स्लाइड पर कंटिन्यू करते हैं। तो जी यहाँ है रिकैप। तो हम वहां पर बात कर रहे थे कि किस तरह से नर जनन संरचना जो होती है एक फूल के अंदर, एक पुष्प के अंदर पाई जाती है। ठीक है, ये एक पुष्प है, इसके अंदर किस प्रकार नर जनन संरचना, ठीक है, पाई जाती है। ठीक है, एक पुष्प के अंदर नर जनन संरचना पाई जाती है। फिर यहां पर इस नर जनन संरचना में क्या होता है, यहां पर किस प्रकार लघु बीजाणु का निर्माण होता है। इस नर जनन संरचना में किस प्रकार से लघु बीजाणु का निर्माण होता है। और ये लघु बीजाणु कितने होते हैं संख्या में? ये लघु बीजाणु धानी कितनी होती है? 4 होती है ना? तो 4 लघु बीजाणु का निर्माण होता है, ऐसा ही होता है। ठीक है, फिर इन लघु बीजाणुओं से किस प्रकार परागकण बनते हैं? परागकण, ठीक है, जो आगे चल के क्या बने? नर युग्मक बने। नर युग्मक, ठीक है, जो आगे चल के क्या बने? नर युग्मक बने। तो ये था हमारा रिकैप, जिसके बारे में हमने अपने लास्ट लेक्चर में बात करी थी। अब इस चैप्टर को हम आगे बढ़ाते हैं। आज हम यहाँ पर क्या बात करेंगे? आज हम यहाँ पे बात करेंगे मादा जनन संरचनाओं के बारे में। ठीक है, संरचना के बारे में कि यहाँ पर ये जो मादा जनन संरचना है, ये एक पुष्प में कहाँ होती है, किस प्रकार बनती है, कैसी होती है, और इसके अंदर बीजांड कैसे बनता है, किस जगह होता है, कैसा दिखता है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा और एक्सेट्रा। ये सब कहाँ पढ़ेंगे हम? आज के लेक्चर में पढ़ेंगे। ठीक है, तो आप सब अपनी अपनी कुर्सी की पेटी को कस के बांध लीजिए, क्योंकि अब यहाँ पर हम अपना चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। घबराइएगा बिल्कुल नहीं, इसको समझने की कोशिश कीजिएगा अच्छे तरीके से, स्पेशली वो लोग जिन्होंने आज पहली बार वीडियो को देखा है, आज पहली बार क्लास में आए हैं। और इस चैप्टर को समझने के लिए आपको चैप्टर की शुरुआत से यहाँ तक तो आना ही पड़ेगा, वरना आप बोलोगे मैम ये क्या है, मैम ये क्या है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, उफ। ठीक है, तो जल्दी से इस क्लास के बाद आप प्रीवियस क्लासेस को देखो और समझो और कमेंट करो। ठीक है, ओके, चलिए बॉस आगे बढ़ते हैं। ठीक है, और शुरू करते हैं आज की अपनी क्लास को। ठीक है, तो हम यहाँ पे बात करते हैं स्त्री केसर की संरचना के बारे में। ठीक है, तो जो स्त्री केसर है, ठीक, तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि भाई हमने एक पुष्प की संरचना की बात करी थी कि एक पुष्प है ना, एक पुष्प है। तो पुष्प कैसा दिखता है भाई? कुछ इस तरीके से ये पुष्प दिखता है। ठीक है, यहाँ ऐसा है, फिर यहाँ से इसकी खूबसूरत सी पत्तियां होती हैं। ठीक है, ये खूबसूरत सी पत्तियां हैं इसकी, बहुत ही खूबसूरत सा फूल है। अब इसमें और क्या था?
इसमें यहाँ पर इन खूबसूरत सी पत्तियों के बीच में एक ऐसी संरचना भी थी, और जी एक ऐसी संरचना भी थी फूल के अंदर, थी ना? याद है ना आपको? वेरी गुड। उसके बाद यहाँ पर बीच में एक ऐसा स्ट्रक्चर भी मौजूद था भाई, एकदम स्लिम ट्रिम सा स्ट्रक्चर, पतला दुबला सा, बिल्कुल। ठीक है, तो यहाँ पर हमने ये जो पढ़ा था, ये पढ़ा था हमने नर जनन संरचना में। ठीक है, लेकिन आज का क्या है हमारा? आज हम किसके बारे में पढ़ेंगे? बताइए कि इनमें से कौन है स्त्री केसर? बिल्कुल सही कहा आपने, ये है स्त्री केसर। ठीक है, ये वाला भाग जो है ये है स्त्री केसर। ठीक, अब यहाँ पर क्या होता है? ये जो स्त्री केसर है इसको क्या कहा जाता है? और ये जो स्त्री केसर है, ठीक है, इसको हम किस नाम से जानते हैं? पिस्टल के नाम से जानते हैं। ये वाली मत समझ लेना, ठीक है? ठीक है, इसको हम पिस्टल और कार्पल दोनों के नाम से जानते हैं, पिस्टल और कार्पल। ठीक है, पिस्टल और कार्पल जी। ठीक है, अब ये हो गया। चलो अब हम इस डायग्राम को इस फूल से बाहर निकाल के लेकर आते हैं और बनाते हैं। आ जाओ जी बेटा, बाहर आ जाओ आप। ये लीजिए, ये बाहर आ गए हैं। ठीक है, अब इसको हम बनाने की कोशिश करते हैं एक अच्छे तरीके से। तो कैसा होता है ये? इस तरीके से पतली सुराही सी गर्दन होती है है ना? पतली सुराही सी गर्दन है, ये बहुत स्टाइलिश होती है, ये बहुत मेंटेन करके रखती है अपने आप को। ठीक, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? नहीं, ये बहुत मेंटेन करती है, बहुत स्टाइल दिखाती है। कुछ याद आया कि ये क्या है फिर? करेक्ट, ये स्टाइल है। ठीक है, ये स्टाइल है जिसको हम क्या बोलते हैं? वर्तिका। ठीक है, वर्तिका। फिर यहां पर इस तरीके से एक संरचना होती है जी। ठीक है, यहां पर थोड़ा सा इस तरीके से गैप होता है, मतलब थोड़ा सा कर्व में ऐसे होती है, ऐसे। क्यों होती है ये? वो इसलिए होती है ताकि जो यहां पर जो है किसके कण आते हैं? परागकण जो होते हैं, परागकण जो होते हैं वो यहां पर आके ठहरते हैं। ठीक है, और ये जगह बहुत चिपचिपी सी होती है। ठीक है, स्टिक करते हैं ये जो परागकण होते हैं यहां पर आके। अब स्टिक करते हैं, इसीलिए इसका नाम क्या है? स्टिग्मा। ठीक है, स्टिग्मा, जिसको हम क्या बोलते हैं? वर्तिकाग्र। ओके, वर्तिकाग्र, करेक्ट, वर्तिकाग्र बोलते हैं। आप आ जाएं ब्रैकेट में, आप आ जाएं बाहर। वर्तिकाग्र। ओके, अब ये चिपचिपी इसलिए होती है भाई क्योंकि ये जो परागकण है इस पे आके रुक जाएं। अगर ये चिपचिपी नहीं होगी ना तो भाई हवा आएगी, बारिश आएगी, कोई भी मतलब हल्का फुल्का हिल जाएगा ये, तो क्या होगा? ये नीचे गिर जाएंगे या उड़ जाएंगे। फिर यहां तो नर और मादा युग्मकों का संलयन हो ही नहीं पाएगा। करेक्ट है ना? बिल्कुल, इसीलिए इसको स्टिग्मा बोलते हैं क्योंकि ये स्टिक कर जाता है यहां पर। ठीक, ओके। फिर इस तरीके से एक ओव्यूल सा शेप आता है। ठीक है, क्या आता है? ओव्यूल सा शेप आता है यहाँ पे। ठीक, इस ओव्यूल से शेप को क्या बोलते हैं हम? ओवेरी। ठीक है, ओवेरी, जिसको क्या कहते हैं? अंडाशय। ओके, अंडाशय, करेक्ट है बिल्कुल। अब ये जो ओवेरी है, ये जो अंडाशय है, इसके अंदर भी संरचनाएं मौजूद होती है। ठीक है, इसके अंदर भी क्या होती है? संरचनाएं मौजूद होती है, स्ट्रक्चर्स होते हैं। तो चलो बनाए वो स्ट्रक्चर, बनाते हैं चलो। ओके, तो हम शुरुआत करते हैं, कौन से कलर से करें? ठीक है,
इस तरीके से एक संरचना होती है। ठीक है, ये जो संरचना है ये क्या कहलाती है जी? ये कहलाती है अपरा। ठीक है, ये क्या कहलाई? अपरा, जिसको क्या कहते हैं? प्लेसेंटा। ठीक, प्लेसेंटा। ठीक है, ये ठीक है। अब ये जो प्लेसेंटा है, ये जो अपरा है, इससे एक पतला धागा सा इस तरीके से एक स्ट्रक्चर निकला हुआ होता है। ठीक है, ये जो धागे वाला स्ट्रक्चर होता है इसको क्या कहते हैं हम? इसको कहते हैं जी, बताइए जल्दी से कमेंट में, क्या कहते हैं इसको? ये जो धागे जैसा स्ट्रक्चर है इसको क्या कहोगे आप? बीजांड वृंत। बीजांड वृंत। ठीक है, क्या बोलते हैं बीजांड वृंत को? फनल। करेक्ट, ओके जी। अब ये जो बीजांड वृंत है इसके ऊपर क्या होता है? एक इस तरीके की संरचना मौजूद होती है, गोल गोल। ठीक है, ये जो गोल गोल संरचना है, ये गोल गोल संरचना क्या है? तो भाई ये है बीजांड। ठीक है, ये है बीजांड, जिसको क्या कहते हैं हम? बीजांड को हम बीजाणुधानी भी कहते हैं। बीजाणुधानी। ठीक है, और इसको क्या बोल सकते हैं? गुरु बीजाणुधानी। करेक्ट, बिल्कुल। और क्या बोलेंगे? गुरु बीजाणुधानी। और इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं हम? भाई साहब, इसको इंग्लिश में कहते हैं मेगा स्पोरेंजियम। ठीक है, मेगा स्पोरेंजियम कहते हैं इसको। करेक्ट, बिल्कुल। यहां तक सभी को समझ में आया होगा। देखो कितने अच्छे तरीके से मैंने यहाँ पर आपको समझाने की कोशिश करी है। बिल्कुल भी गलती नहीं करना है, ये जो है इसको बिल्कुल अच्छे से समझना है। पक्की बात है ना? इसको अच्छे से समझ लेना कि ये स्ट्रक्चर क्या है। ये स्ट्रक्चर यहां से उठ के आया है। ठीक है, यहां से आ गया है। ठीक है, ये सबसे ऊपर का पोर्शन क्या होता है? स्टिग्मा। फिर स्टाइल होता है। स्टिग्मा मतलब वर्तिकाग्र, फिर वर्तिका, फिर क्या हो गया? ओवरी। ओवरी के अंदर भी कुछ संरचनाएं मौजूद होती हैं। ठीक है, जहां पर क्या होता है? इस ओवरी के अंडाशय के अंदर जहां पर मादा युग्मक बनता है। अंडाशय में क्या होता है? मादा युग्मक बनता है। ठीक है, यहां पर मादा युग्मक बनता है। करेक्ट, ठीक है। अब इसके अंदर जो ये स्ट्रक्चर है इसको क्या बोलेंगे हम? अपरा बोलेंगे। ये जो स्ट्रक्चर है इस तरीके का। ठीक है, इस स्ट्रक्चर से एक धागे जैसी स्ट्रक्चर निकलती है, पतली जैसी बिल्कुल। इसको क्या बोला हमने? बीजांड वृंत। ठीक है, बीजांड वृंत बोला जी। उसके बाद इससे एक गोल गोल सी संरचना जुड़ी हुई होती है, जो क्या होती है हमारे जी? बीजांड होता है वो। ठीक है, जिसको हम बीजाणुधानी भी कहते हैं। ठीक है, गुरु बीजाणुधानी भी कहेंगे और मेगा स्पोरेंजियम भी कहेंगे। करेक्ट, बिल्कुल। ओके बच्चा लोग, तो अपनी गाड़ी को हम फटाफट आगे बढ़ाएं। लेकिन उससे पहले मुझे एक बात बताओ, कहाँ बनाए? चलो यहाँ बना देते हैं। ये एक स्ट्रक्चर था, है ना? था, ये याद है आपको? इस स्ट्रक्चर में क्या था जी? यहां पर ये लघु बीजाणुधानी। ठीक है, लघु बीजाणुधानी था यहां पर, जिसको हम क्या कहते हैं? माइक्रो। जिसे कहते हैं हम माइक्रो स्पोरेंजियम। इस माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर क्या होता है?
लघु बीजाणु होता है इसके अंदर। लघु बीजाणु मतलब माइक्रोस्पोर, ठीक है, माइक्रोस्पोर, ठीक है। अब इसके अंदर क्या बन रहा है? लघु बीजाणु बन रहा है, माइक्रोस्पोर, ठीक है। अब ये क्या करेगा लघु बीजाणु? ये आगे चलकर थोड़े टाइम बाद पराग कण, ये थोड़े टाइम बाद क्या बन जाएगा? परागकण, ठीक है। फिर ये परागकण आगे चलकर क्या करते हैं? नर युग्मक बना देते हैं, नर युग्मक बना देते हैं, ठीक है। यहां तक क्लियर? तो ये हमने पढ़ा था कि नर युग्मक की क्या पूरी प्रोसेस थी, और यहां पर क्या कर रहे हैं हम? यहां बात करेंगे हम बीजांड के बारे में, ठीक है। यहां तक सबको क्लियर? आगे बढ़े, अपनी गाड़ी फटाफट आगे बढ़ाते हैं हम। ओके, तो इसके बाद हम चलिए बात करते हैं, ये जो बीजांड है, ये जो बीजांड है जिसके बारे में हमने यहां बात करी है, अब हम बात करेंगे बीजांड की संरचना के बारे में। करेक्ट, बिल्कुल। चलिए, ओके, बीजांड यानी कि मैंने बताया था उसको गुरु बीजाणुधानी भी कहते हैं। ओके, तो भाई अभी हमने वहां पर एक स्ट्रक्चर बनाया था, है ना, जिसे हम फूल से बाहर लेकर आए थे। फिर से बना लेते हैं, चलो चलो फिर से बनाते हैं। इस तरीके से ऐसे करके एक संरचना थी, राइट। अब इसके अंदर हमने क्या देखा था? ऐसे करके एक संरचना ऐसे देखी थी, है ना। अब ये क्या है? ठीक, ये क्या हो गया हमारा यहाँ पर? ये हो गया बीजांड, है ना, या फिर गुरु बीजाणुधानी, बीजांड या फिर गुरु बीजाणुधानी, ठीक है। अब ये क्या था अपना? अपरा, ठीक है, ये अपरा था। ये क्या था? क्या था जल्दी से बताइए, ये क्या था? जल्दी से कमेंट में बताइए कि ये क्या था। क्या पढ़ा था हमने इसको हमने पढ़ा था बीजांड वृत्त, ठीक है। क्या पढ़ा था इसको हमने? बीजांड वृत्त, करेक्ट, बिल्कुल। लेकिन यहां पर एक छोटा सा ट्विस्ट भी है। क्या ट्विस्ट है वो ये कि इन दोनों के बीच में भी एक और संरचना होती है। अब आप कहोगे मैम आपने पहले तो बताया नहीं था। कोई बात नहीं, अब बता रही हूं, अब उसकी जरूरत महसूस हो रही है कि उसको बताए बिना काम नहीं चलेगा, ठीक है। तो ठीक है, इन दोनों के बीच में एक और संरचना मौजूद होती है, बहुत छोटी सी। आइए देखते हैं वो कौन सी है। तो भाई साहब वो संरचना यहां मौजूद होती है, ठीक है। और इस संरचना को हम क्या कहते हैं? इस संरचना को हम कहते हैं नाभिक। ओके, इसको दूसरे कलर से कर देते हैं, चलो। अब आपको पता तो है ही क्या होती है वो संरचना। ओह, ठीक है, कौन सी होती है? नाभिक, ठीक है। यहां पर जो मौजूद होती है ना, ये कहलाएगी हमारी नाभिक। पर ट्विस्ट ये है बच्चा लोग कि इसको केंद्रक मत समझना आप, ठीक है। न्यूक्लियस नहीं समझना है इसको। ये जो नाभिक है इसको हम क्या कहते हैं? क्या कहते हैं इसको हम? हीलियम, ठीक है। इसको क्या कहते हैं हम? हीलियम। ये केंद्रक नहीं होता है, ठीक है। ओके, चलो यहां से ये चीज समझ में आई आप सबको? तो ठीक है। अच्छा, ये जो नाभिक है, जो हीलियम है, इसका काम क्या है? किस किस को पता है इसका काम क्या है? जल्दी से मुझे बताइए, तब हम आगे बढ़ते हैं। ये जो नाभिक है इसका काम क्या है? किस किस को पता है? ओके, मुझे लगता है काफी बच्चों को पता है। तो ठीक है, जिनको नहीं पता है उनके लिए और जिनको पता है उनके लिए भी कंफर्म करने के लिए बता देते हैं। तो ये जो नाभिक होता है ना, ये क्या करता है? ये जो बीजांड होता है, ठीक है, ये जो बीजांड है और ये जो बीजांड वृंत है,
ठीक है, इनको जोड़ने का काम करता है, इनको जोड़ने का काम करता है बीजांड को और बीजांड वृत्त को, ठीक है, इनको जोड़ने का काम करता है। करेक्ट, बिल्कुल ओके। चलिए यहां तक किसी को कोई डाउट है? नहीं है ना? वेरी गुड। आगे बढ़ते हैं, फिर गाड़ी को फटाफट भगाते हैं। फटाफट भगाना है या स्लो स्लो चलाना है गाड़ी को? भाई बात है समझ में आने से, चाहे फटाफट भगाएं गाड़ी या फिर धीरे धीरे, ठीक है ओके। अब ये क्या है हमारा, ये हमने इस तरीके से संरचना को पढ़ा। अब हम क्या करते हैं, ये जो संरचना है इसको हम बाहर लेकर आते हैं, थोड़ी सी हवा पानी खिलाते हैं इसको, है ना, ये भी तो बेचारे परेशान हो जाते हैं ना अंदर। चलिए आ जाइए मैडम, आप आपकी संरचना को हम बाहर लेकर आते हैं। ओके, तो ये संरचना हमारी यहाँ बाहर आ चुकी है। ये संरचना कैसी दिखती है, चलो देखते हैं, आइए। नीचे इस तरीके से मैंने बताया था, क्या होता है ये, इसे कहते हैं अपरा। क्या है ये? अपरा, यानी कि प्लेसेंटा। अपरा जिसे हम कहते हैं प्लेसेंटा, ठीक है ओके। फिर इस अपरा के ऊपर एक पतली सी क्या होती है, तंतुनुमा, इस तरीके से, ठीक है, इसको क्या बोलेंगे हम जी? बीजांड वृंत। ओके, बीजांड वृंत, ठीक है, मतलब फनल, ठीक है ओके ओके। फिर इसके ऊपर मैंने बताया था कि एक छोटा सा गोल गोल सा संरचना होता है, स्ट्रक्चर होता है, कौन सा होता है वो? फटाफट बताइए। ऐसा ही होता है ना? क्या कहते हैं इसको हम जी? इसको कहते हैं नाभिक, ठीक है ना, इसको क्या कहते हैं हम? नाभिक। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद ये जो बीजांड होता है ना, ये दो आवरणों से मिलके बना हुआ होता है, ठीक है, जो बीजांड है ये दो आवरणों से मिलके बना हुआ होता है। तो पहला आवरण ये हो गया अपना, ठीक है, दूसरा कौन सा हुआ? ऐसे करके, ऐसे करके, बन तो सही गया वैसे है ठीक है, ये दो आवरण हो गए हमारे, ऐसे बिल्कुल ठीक। चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक। तो जो पहला आवरण है, तो अपना ये हो गया पहला आवरण, ठीक है। तो ये जो बाहर का आवरण है इसको क्या बोलेंगे हम? बाहर मतलब बाह्य, हाँ, बाहर मतलब बाह्य, बाह्य आवरण, ठीक है, जिसको क्या बोलते हैं हम? एक्सटर्नल, एक्सटर्नल इंटीग्यूमेंट, एक्सटर्नल इंटीग्यूमेंट, करेक्ट है। बाह्य मतलब हो गया बाहर, बाहर मतलब एक्सटर्नल, ठीक, ये हो गया बाह्य आवरण। फिर जो दूसरा आवरण है वो क्या होता है जी? जी वो होता है अंदर वाला, जिसको हम क्या बोलते हैं? अंतः आवरण। क्या हो गया? अंतः आवरण, ठीक है, अंतः आवरण, जिसको इंग्लिश में क्या कहेंगे हम? इंटरनल
इंटेग्यूमेंट, इंटरनल इंटेग्यूमेंट, इंटेग्यूमेंट, यहां पर एन छूट गया है, इंटेग्यूमेंट। ठीक है, सबको क्लियर है यहां तक? पहला आवरण और दूसरा आवरण। चलो जी ठीक है। अब यहां पर एक ऐसी भी जगह है जहां पर आवरण नहीं है। जल्दी बताइए कौन सी जगह है वो जहां पर आवरण नहीं है। मैं इसकी बात नहीं कर रही, इसको तो मैंने डार्क किया है ताकि दिखाई दे जाए आप सभी को। नाभिक को डार्क किया है, ठीक है, इसको मत समझना। बताइए जल्दी से, कौन सी वो जगह है जहां पर आवरण मौजूद नहीं है? ओके, तो जी ये वाली वो जगह है जहां पर आवरण मौजूद नहीं है। ठीक है, तो इसको क्या कहेंगे अपन? तो इसको कहेंगे हम बीजांड द्वार। ठीक है, इसको कहेंगे हम बीजांड द्वार, जिसको क्या बोलते हैं अपन? माइक्रो पाइल। और यही वो बीजांड द्वार है, मतलब माइक्रोपाइल है, जहां से युग्मक क्या करते हैं? अंदर जाते हैं। ठीक है, अंदर जाते हैं। कहां पर? मादा युग्मक के पास। क्यों? निषेचन करने। ठीक है, इसी बीजांड द्वार से वो अंदर जाएंगे। ठीक है, और वहां पे मादा युग्मक के साथ संलयन करेंगे। करेक्ट, बिल्कुल क्लियर सभी को? आ रहा है समझ में? ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। अब ये जो बीजांड द्वार है बिल्कुल इसके अपोजिट में, मतलब यहां पर बिल्कुल इसके अपोजिट में जो जगह होती है, ठीक, इसे क्या कहते हैं हम? जल्दी बताइए, इस जगह क्या कहते हैं? हाँ जी बिल्कुल, इसको क्या कहेंगे हम? इस जगह को निभाग। ठीक है, इसको कहेंगे निभाग। ठीक है, मतलब चलेजा। ठीक है, ये क्या हो गया? चलेजा हो गया। ठीक है, निभाग मतलब चलेजा, बिल्कुल इस बीजांड द्वार के बिल्कुल सामने। ठीक है, अब क्या जी इसमें और क्या बच गया इसमें? हाँ, अब ये जो बीजांड होता है इसका जो अंतः भाग होता है, ठीक है, मतलब ये वाला जो पूरा पोर्शन है, उफ क्या हुआ? ये जो अंदर वाला पूरा पोर्शन होता है, ठीक है, ये वाला पूरा अंतः भाग जो है, मुझे लगा था कि स्क्रीन चली गई। ठीक है, अब ये जो अंदर वाला भाग है इसको क्या बोलते हैं हम? तो बच्चा लोग इसको हम बोलते हैं बीजांड काय। ठीक है, मतलब न्यूसेलस, जिसको हम क्या बोलते हैं? न्यूसेलस। ठीक है, अब ये जो न्यूसेलस होता है, ये जो न्यूसेलस है, ठीक है, ये जो न्यूसेलस है क्या करता है? इसके अंदर बहुत सारी क्या होती है? कोशिकाएं होती हैं। ठीक है, इसके अंदर कौन सी कोशिकाएं होती हैं? मृदुतक। ठीक है, मृदुतक कोशिकाएं इसके अंदर बहुत सारी संख्या में मौजूद होती हैं। ठीक है, ओके, तो अब इसको हम आगे बढ़ाते हैं। हमने क्या बात करी कि भाई जो बीजांड का अंतः भाग है वो क्या कहलाया? हमारा बीजांड कहलाया। ठीक है, जहां पर मृदुतक कोशिकाएं मौजूद होती हैं। ठीक है, और ये कोशिकाएं आगे चल के, ये जो कोशिकाएं होती हैं, ठीक है, ये जो मृदुतक कोशिकाएं होती हैं, मृदुतक कोशिकाएं ये क्या करती हैं आगे चलकर? जी, ये आगे चलकर गुरु बीजाणु
गुरु बीजाणु का निर्माण करती हैं, ठीक है, का निर्माण करती हैं, ठीक है। उससे क्या होगा गुरु बीजाणु का निर्माण होने से? जल्दी से बताइए। गुरु बीजाणु का निर्माण होने से क्या होता है भाई? इससे मादा युग्मक ठीक है, क्या हो रहा है? मादा युग्मक और कोशिकाओं का निर्माण हो रहा है, ठीक है। इनसे गुरु बीजाणु का निर्माण होने के बाद मादा युग्मक का निर्माण होगा, ठीक है। तब यहां पर उसको हम क्या कहेंगे? तो भाई तब उसको हम कहेंगे भ्रूण कोश, ठीक है, भ्रूण कोश। और भ्रूण कोश को क्या कहते हैं हम? एम्ब्रियो सैक कहते हैं, ठीक है, एम्ब्रियो सैक, ठीक है। भ्रूण कोश बनेगा मादा युग्मक के बाद, ठीक है, जिसे हम एम्ब्रियो सैक कहेंगे, ठीक है। और उसके बाद ये क्या होता है? ये विभाजन के रिजल्ट से बनता है, जो मतलब विभाजन होता है, वहां पे डिवीजन होता है, उसके रिजल्ट से ये भ्रूण कोश बनता है। कहां पर? बीजांडकाय में, ठीक है। आई होप बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। मैंने कोशिश करी है आप सभी को बहुत अच्छे से समझाने की। ओके, यहां तक किसी को कोई डाउट? और अगर डाउट है आपको तो क्या करना है? आपको डाउट मत करना है, क्योंकि सिर्फ यही से होगा। करेक्ट, बिल्कुल। ओके, चलिए अब जब हम बात भ्रूण कोश की कर रहे हैं कि भाई भ्रूण कोश है, ठीक है, तो क्यों ना इस स्टोरी को और आगे बढ़ाया जाए। अच्छा, आप सब सोचते होंगे ना मैम इतने सारे डायग्राम बनाती हैं, तो क्यों बनाती हैं? इस डायग्राम से क्या सच बताओ आप लोगों को हेल्प मिलती है? बिल्कुल मिलती है, क्योंकि अगर मैं आपको वर्बली बता दूंगी ना, अच्छा बच्चों ये होता है, वो होता है, तो लिटरली समझ में नहीं आएगा जब तक कि उसको यहाँ पर लिखकर यहाँ पर बनाकर आप नहीं समझोगे। जो मैं बोलूंगी ना वो फिर भी आप भूल जाओगे, लेकिन जो यहाँ बनाऊंगी ना उसकी प्रैक्टिस आप करोगे ना तो आपको याद रहेगा। ट्रस्ट मी, ये जो बना रही हूं ना इसको आप बनाइए मेरे साथ साथ, आपको याद रहेगा कि अच्छा मैम ने ये ऐसे बनाया था, जब यहाँ बनाया था, फिर यहाँ, लेकिन फिर मैम ने यहाँ बनाया और उसके बाद ये दो आवरण बनाए। वरना पहले मैं ये बीजांड बना देती, फिर इसका ये आवरण बना देती, फिर मैं नीचे आती। नहीं, मैंने शुरुआत यहां से करी, ठीक है, क्योंकि हर चीज के पीछे कोई रीजन होता है। ठीक है, तो यहां तक सबको क्लियर? आगे बढ़े, ठीक है। अच्छा, उससे पहले एक चीज और बता देती हूँ कि कुछ क्वेश्चंस पूछ लेते हैं, जैसे कि ये जो जैसे बीजांड वृत्त है, ठीक है, जिसको हम फनल कहते हैं, तो ये क्या होता है? ये जो बीजांड वृत्त है ये क्या करता है? पुष्प को जोड़े रखता है, ठीक है, ये जो पुष्प है उससे जोड़े रखता है इसको, ठीक है, अपरा से, ठीक। ओके, सॉरी पुष्प कह रही हूँ, बीजांड को, ठीक है। ओके, ये बीजांड को यहाँ से जोड़े रखता है, ठीक। आप भी सोच रहे होंगे पुष्प को कैसे जोड़ता होगा, है ना, गलती से बोल दिया था। ये बीजांड को जोड़े रखता है, ठीक है। ओके, और उसके बाद हमारा बीजांड द्वार है, ये बीजांड द्वार, ठीक है। तो ये बीजांड द्वार एक अकेली जगह होती है जहां पे द्वार नहीं होता है, खुला हुआ होता है। द्वार क्या होता है? हम द्वार मतलब दरवाजा ना, डोर। तो यही ऐसी जगह है जहां पर दरवाजा नहीं है, ओपन जगह है, ठीक है। लेकिन किसके लिए? किसके लिए? नर युग्मकों के लिए, ठीक है। ओके, और लास्ट चीज की बहुत से बच्चे पूछते हैं मैम अपरा क्या है और इसका यूज क्या है। तो ये जो अपरा है, ठीक है, ये पुष्पासन होता है, ठीक है, ये वहां पर ये पुष्पासन पे लगी हुई संरचना होती है, ठीक। ये जो अपरा है ये पुष्पासन पे लगी हुई संरचना होती है, इसमें बहुत सारा पोषण होता है, ये पोषण से भरी हुई होती है, ठीक। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये जो अपरा होती है ना, ये जो विकासशील क्या होते हैं? भ्रूण होते हैं, ये उनको पोषण प्रदान करने का
काम करती है। तो ये इसका मेन रोल होता है। देखो अगर हम इंसानों की बात करें तो उसमें जो ये अपरा होती है, प्लेसेंटा होता है, क्या काम करता है? ये बच्चे को पोषण प्रदान करता है ना। तो बिल्कुल यहाँ पे भी ये क्या है, भ्रूण बच्चा है ना, उसको भी तो पोषण चाहिए। कहाँ से मिलेगा वो पोषण? तो भाई वो पोषण यहीं से मिलेगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब हम क्या बात करते हैं? अच्छा उससे पहले एक चीज और समझ लेते हैं कि हम जानते हैं कि जो अंडाशय होता है ना, ठीक है, ये अंडाशय है, इसके अंदर क्या है? अंडाशय के अंदर बीजांड होता है। ठीक है, कि जो अंडाशय है अंडाशय के अंदर क्या होता है? बीजांड। अंडाशय, इसमें क्या हुआ? बीजांड। ठीक है, अब बीजांड में क्या होता है? हम सभी जानते हैं कि ये जो बीजांड होता है ये बीज में बदल जाता है ना। ये आगे चल के क्या करता है? ये बीज में बदल जाता है। और इसके बाहर जो आवरण है, ठीक है, जो बीजांड के बाहर का आवरण है, हम यहाँ पे क्या बात कर रहे हैं? आवृत बीजियों के बारे में बात कर रहे हैं ना, कि जो उनके बीज होते हैं वो क्या होते हैं? आवृत बीजियों के जो बीज होते हैं वो एक आवरण से ढके हुए होते हैं, है ना। तो ये जो बीज है वो अंडाशय से क्या है? ढका हुआ है। ठीक है, एक आवरण से ढका हुआ है। तो ये जो बीजांड है ये बीज में बदल जाता है, और जो ये अंडाशय है, ये क्या है? अंडाशय आवरण है। ठीक, ये किस में बदल जाता है? ये फल में। ठीक है, बीजांड बीज में बदलेगा और अंडाशय फल में बदलेगा। इस चीज को आप अच्छे से याद रख लेना। हो सकता है कि 1 नंबर में ये चीज पूछ ली जाए। वैसे जनरली नहीं पूछते, पर ठीक है, फिर भी इसको हो सकता है कि 1 नंबर में आ जाए। ठीक, चलो सिर्फ एक जनरल नॉलेज बढ़ाने के लिए कि हाँ हमें पता होना चाहिए कि अगर हम जीव विज्ञान के यानी बायोलॉजी के बच्चे हैं, ठीक है, कि हम वो पढ़ रहे हैं, तो हमें पता होना चाहिए कि जो एक फल है उसके अंदर का बीज क्या है और उसका आवरण क्या है। ठीक है, अब अगर आप कभी आम खाओगे ना तो आपको पता चलेगा जो बीजांड है वो बीज है, यानी कि आम का बीज। ठीक, और जो अंडाशय है वो क्या है? उसका आवरण। जो आम का बीज होता है जो हम खाते हैं उसके बाहर का आवरण वो क्या है? अंडाशय है। अब जब भी आम खाओगे ना आपको याद आएगा। ठीक है, चलो अब आगे बढ़े। यहां तक हमने ये सब खत्म कर दिया है। ओके 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 ओके, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ये देखिए इस तरीके से, यहाँ पर ये देखिए कि ये बुक में भी इस तरीके से एक डायग्राम दिया हुआ है जो समझाने की कोशिश करी गई है कि भाई सबसे ऊपर वर्तिक्राग होता है, वह वर्तिका, फिर अंडाशय, फिर बीजांड। ठीक है, ये जो बीजांड होता है ये आगे चल के बीज में बदलता है, मैंने अभी बताया, बीज में बदल गया। ठीक है, और जो अंडाशय होता है वो किसमें? फल में बदल जाता है। करेक्ट, बिल्कुल फल में बदल जाता है। ओके, आगे बढ़े। ये आप जो डायग्राम है ये अच्छे से बनाना सीखिए। ठीक है, ओके, तो अब हम आगे बढ़ते हैं। अच्छा हाँ ठीक है, जब वहां पर एक मिनट रुकिए, यहां पर ये जो हम यहां पर बात करी थी, तो यहां पर मैं एक चीज भूल गई थी बताना कि जिस तरीके से ये इसका डायग्राम है ना कि इसका जो बीजांड द्वार है इस तरफ है, तो जरूरी नहीं है कि हर एक पेड़ में हर एक उसमें ऐसा ही हो। ये बीजांड द्वार हो सकता है कि ये बीजांड द्वार उस तरफ इसका मुंह हो, या इस तरफ इसका मुंह हो, नीचे हो, इधर हो, या 90 डिग्री पे हो सकता है। बिल्कुल जरूरी नहीं है कि हर जगह ये ऐसे ही पाया जाएगा कि यहीं से खुला हुआ है, नहीं। ठीक है, अभी जैसे जो डायग्राम हमने देखा, देखो कहाँ है? ये इस तरफ है ना, ये रहा, है ना, ये उल्टा है ना, बिल्कुल। इसीलिए ये मत सोचिएगा आप कि जैसे वो डायग्राम बना था बिल्कुल ऐसा ही है। ये कैसे भी हो सकता है, घूम सकते हैं, किसी में कैसा किसी में कैसा। ठीक है, अब देखिए यहाँ क्या है, यहाँ पे हाइलम है, ठीक है, और यह फनल है, ये बीजांड द्वार हो गया। ये क्या है? बीजांड द्वार सिरा हो गया, मतलब किनारा हो गया। ये अपना बाह्य आवरण है, ठीक है, ये अंतः आवरण हो गया। ये क्या अपना बीजांड काय है, और बीजांड काय के अंदर क्या है? भ्रूण कोश है। ठीक है, यहां तक सबको क्लियर हो गया? चलिए अब हम इसको अगले पेज पे लेके चलते हैं। हम बात करते हैं भ्रूण कोश की संरचना के बारे में। ठीक,
तो हमने डायग्राम जी ऐसे बनाया था कि ये एक ऐसा डायग्राम है, ऐसे करके ऐसे, ठीक है, ऐसे, फिर ये ऐसे करके ऐसे आ गया जी, फिर ये ऐसे आ गया, ठीक है, ओके। अब ये जो है यहाँ क्या है, ये बीजांड की अंदर की जगह है, ठीक है। जो भ्रूण कोश होता है वो कहाँ होता है, बीजांड के अंदर होता है, ठीक है, यहाँ पर मौजूद होता है, मतलब, ठीक है। अब ये जो भ्रूण कोश है, चलो इसको हम बाहर लेकर आते हैं। ये जो भ्रूण कोश, जो बीजांड के अंदर मैंने क्या बताया था, क्या होती है, कौन सी कोशिकाएं होती है, जल्दी से कमेंट में बताइए। बीजांड के अंदर मृदुतक कोशिकाएं होती हैं, ठीक है, ओके। तो ये भ्रूण कोश को हम बाहर लेकर आते हैं और ये कुछ इस तरीके से संरचना में होता है। ये तो मुर्गी का अंडा बन गया है ना, ऐसे ही लग रहा है थोड़ा सा। हमें मुर्गी का अंडा नहीं बनाना है, यहाँ पे हमको भ्रूण कोश बनाना है, ओके। इस बार ठीक से बन जाना चाहिए, चलो कोई बात नहीं, फिर भी बेटर है, ओके। तो ये जो है, इस भ्रूण कोश को हम यहां से बाहर ले आए हैं, ठीक है। अब ये जो भ्रूण कोश है, भ्रूण कोश, ये जो भ्रूण कोश है, याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बताने जा रही हूं कि ये जो भ्रूण कोश है, ये क्या होता है, ये होता है 7 कोशिकीय, ठीक है, कोशिकीय और 8 केंद्रक। अगर आपसे कोई पूछे कि भ्रूण कोश कैसा होता है, तो आप क्या जवाब देंगे, आप कहेंगे जी भ्रूण कोश जो 7 कोशिकीय और 8 केंद्रक होता है, 8 केंद्रकीय होता है, ठीक है, 8 केंद्रकीय, 7 कोशिकीय और 8 केंद्रकीय। चलिए अब बात करते हैं इसके डायग्राम की, कि इसका डायग्राम कैसा दिखता है। ओके, आ जाइए, ओके। तो अच्छा मुझे बताइए कि भाई 7 कोशिकाएं इसमें आप कैसे दिखाओगे, हाँ, अगर मैं कहूं इसमें आपको 7 कोशिकाएं दिखानी है, तो कैसे दिखाओगे आप 7 कोशिकाएं, बता सकते हो आप कैसे, यहां दिखाओगे, यहां, 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 बीच में कहां, इसके लिए भी कुछ ना कुछ तो है भाई, कि सबको बैलेंस करके चलना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि 3 कोशिकाएं तो यहां बन जाएंगी, ठीक है, 3 कोशिकाएं ये रही जी, ठीक है, और एक कोशिका कहाँ है, बीच में है, 3 ऊपर, 3 नीचे और एक बीच में। तो जी 7 कोशिकाएं तो हमने कर दी, लेकिन केंद्रक का क्या, केंद्रक 8 है। अब 8 केंद्रक कैसे आप मतलब सबको बराबरी करोगे, तो भाई एक केंद्रक, 2, 3, 4, 5 और जी 6, अब बचे 2 का क्या करेंगे हम, तो अब बराबरी तो सबको देनी पड़ेगी ना भाई, तो भाई इसके लिए एक ये ले लेता है और एक यहां पर ले लेता है, ठीक है, ये ऐसे डिवाइड हो जाती है, 7 कोशिकीय और 8 केंद्रकीय, ठीक है। चलो अब अगर हम बात करें कि ये जो 3 कोशिकाएं होती हैं, 1, 2, 3, इन तीनों कोशिकाओं को क्या बोलते हैं, जल्दी से बताइए कमेंट में क्या बोलते हैं, और सब बच्चों को आना चाहिए। अब आप बोलोगे मैम हम तो पहली बार पढ़ रहे हैं, तब आना चाहिए ना जब मैं बता दूंगी, ठीक है, ओके। तो इन तीनों को क्या बोलते हैं हम, कौन सी कोशिकाएं होती हैं, प्रतिमुख, प्रतिमुख, प्रतिमुख कोशिकाएं, प्रतिमुख कोशिकाएं, ठीक है,
क्या बोलेंगे इनको? इनको जी हम बोलेंगे एंटीपोडल, एंटीपोडल सेल्स। ठीक है, ओके जी। अब ये जो बीच वाली है इसको क्या बोलेंगे हम? तो भाई इसको कहते हैं हम ध्रुवीय। ध्रुव क्या होता है? बीच में होता है ना, तो ध्रुवीय, ध्रुवीय, ध्रुवीय कोशिका। ध्रुव को इंग्लिश में क्या कहते हैं? पोलर, पोलर सेल। ठीक है, ओके। अब लेकिन यहां पर एक छोटा सा ट्विस्ट आ जाता है। अब आप कहोगे मैडम जी फिर से ट्विस्ट आ गया। हाँ बेटा, फिर से ट्विस्ट आ गया है, लेकिन वो ट्विस्ट क्या है? अच्छा ये वो ट्विस्ट ये है कि ये दोनों जो बाहर वाली, ठीक है, जो बाहर वाली सेल्स हैं, कोशिकाएं हैं, इनको, इन दोनों को ही लेते हैं हम, इसको नहीं लेते हैं। जैसे हमने वहां तीनों बोला था ना, यहाँ सिर्फ दो है हमारे पास, यहाँ पे हमने इसको छोड़ दिया अभी। ठीक है, तो ये जो तीनों होती हैं दोनों, ये साइड की जो सेल्स हैं ये क्या होंगी? सहायक। ठीक है, सहायक कोशिका, जिसको क्या कहते हैं हम? सिनर्जिड सेल। ठीक है, सिनर्जिड सेल कहते हैं। सहायक, सहायक मतलब हेल्प कर रही है ना, सहायता कर रही है ना, हेल्पर है ये। किसकी? भाई इसकी, ये जो हमारी हीरोइन है बीच में, ठीक है, ये जो हमारी हीरोइन है बीच में, इसकी हेल्प करती है। कौन है ये हमारी हीरोइन? ये कोई और नहीं, ये है अंड कोशिका। ठीक है, और सरप्राइज करने के लिए बता देती हूं मैं कि ये जो अंड कोशिका है ये ही मादा युग्मक है। फिल्म हमारे एंड पे आ चुकी है, हमको हमारी हीरोइन मिल गई है। हीरो तो पहले मिल गया था, पहली वाली क्लास में, नर युग्मक। ये क्या है? मादा युग्मक है। ठीक है, तो यहां तक सबको क्लियर? ये हमारी मादा युग्मक है। ठीक, यहां तक किसी को कोई डाउट नहीं ना? ठीक है, एक बार फिर से फटाफट जल्दी से बता देती हूँ कि भाई ये जो भ्रूण कोश है इसको हम यहाँ से बाहर ले आए बीजांडकाय से। ये भ्रूण कोश 7 कोशिकीय और 8 केंद्रकीय होता है। ऊपर की जो तीनों कोशिकाएं होती हैं उन्हें प्रतिमुख कोशिकाएं कहते हैं। नीचे की जो दोनों कोशिकाएं उन्हें सहायक कोशिका कहते हैं। बीच वाली को ध्रुवीय कोशिका, और जो मेन हमारी हीरोइन है इस पिक्चर की, आज की पिक्चर की जो हीरोइन है वो कौन है? अंड कोशिका, जो मादा युग्मक है। ठीक है, ओके। चलो अब हम नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है? अहो, बीजाणुद्भिद और युग्मकोद्भिद। अब आप कहोगे मैडम जी ये तुमने पहले भी पढ़ा था, ये चीटिंग है। तो बच्चा लोग, चीटिंग नहीं है, थोड़ा सा आपको और समझाने के लिए इस टॉपिक को बीच में लाया गया है। समझ रहे हैं आप? क्या समझाना है कि भाई बीजाणुद्भिद क्या होता है? जहां बीजाणु बनते हैं। ठीक है, जहां बीजाणु बन रहे हैं। और युग्मकोद्भिद क्या होता है? जहां पर युग्मक बनते हैं, युग्मक। ठीक है जी, यहां पर बीजाणु बन रहे हैं, वहां पर युग्मक बन रहे हैं। तो जहां पर बीजाणु बनेंगे उसे बीजाणुद्भिद कहेंगे, जहां युग्मक बनेंगे उसे युग्मकोद्भिद कहेंगे। ठीक है, ओके। यहां पर और क्या पढ़ना था हमको कि चलो एक एग्जांपल लेके समझते हैं कि हमारे पास कोई फूल है। ठीक है, ये हमारे पास एक फूल है, हमने एग्जाम्पल लिया है। अच्छा, पसंद नहीं आया? ठीक है, चलो बदल देते हैं भाई। बोल दो कि मैडम ये फूल अच्छा नहीं लग रहा, अच्छा सा फूल बना देते हैं। ओके, चलो ये एक फूल है, बेटर है। ठीक है, ये फूल आ गया, सजा देते हैं इसको थोड़ा सा। ठीक है, अब ये जो फूल है इसमें क्या है? इसमें नर जनन संरचनाएं हैं। ठीक है, इसमें क्या है? नर
जनन संरचनाएं हैं। ठीक है, संरचनाएं होती हैं। अब ये क्या होती है? नर जनन संरचनाएं। ये क्या होती हैं? ये डिप्लॉइड होती हैं। ठीक है, डिप्लॉइड मतलब द्विगुणित, द्विगुणित। ठीक है, यानी कि डिप्लॉइड। ठीक है, हम इसको 2n कहते हैं, है ना। ये डिप्लॉइड हो गई। अब क्या होता है? अब इनमें क्या हो गया? ये जो होती है ये बीजाणुद्भिद की अवस्था होती है। ये जो होती है क्या होती है? ये बीजाणुद्भिद की अवस्था होती है। ये है अपने बीजाणुद्भिद की अवस्था। ठीक है, बीजाणुद्भिद अवस्था होती है ये। करेक्ट, बिल्कुल। यहां तक समझ में आया? हाँ, ठीक है। इस फूल में नरजनन संरचना है जो कि द्विगुणित है, और ये क्या होती है? बीजाणुद्भिद अवस्था होती है। ठीक, ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ जो नरजनन संरचनाएं हैं, यहां पर क्या हो रहा है? इनमें कौन सा विभाजन होगा? बताइए जल्दी से। मैं यहाँ विभाजन लिख रही हूं, अब आप मुझे बताएंगे यहां कौन सा विभाजन हो रहा है। करेक्ट, अर्धसूत्री। अर्धसूत्री। ठीक है, इसमें क्या हो रहा है? अर्धसूत्री विभाजन हो रहा है। तो जब अर्धसूत्री विभाजन होगा तो क्या होगा? अर्धसूत्री विभाजन होगा तो 4 लघु बीजाणु, तो क्या बनेंगे? 4 लघु बीजाणु, लघु बीजाणु बनेंगे। ठीक है, यहाँ 4 लघु बीजाणु का निर्माण होगा। ठीक, लघु बीजाणु क्या हो गए हमारे? माइक्रोस्पोर। ठीक है, ये क्या होता है? ये n होगा। ठीक है, ओके जी। अब क्या होगा इसके बाद? ये कौन सी अवस्था है जहां हमारे लघु बीजाणु बन गए हैं? ये कौन सी अवस्था है हमारी? ये हमारी क्या है? युग्मकोद्भिद। ठीक है, युग्मकोद्भिद प्रवस्था। प्रवस्था। ठीक है, जो आगे चल के क्या बनाएगी? युग्मकों से क्या बनेगा? यहां युग्मक बन रहे हैं ना, युग्मक बन रहे हैं। आगे चल के युग्मक से क्या होगा? परागण होगा, है ना। परागकण, परागकण। ठीक है, और परागकण आगे चल के युग्मक बनाएंगे। ठीक है, आगे चल के क्या करेंगे? ये युग्मक बनाएंगे। युग्मक मतलब गैमीट, इसीलिए इसको क्या कहा है? युग्मकोद्भिद प्रवस्था कहा है, क्योंकि इसमें क्या बन रहे हैं? युग्मक बन रहे हैं। ठीक है, बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है। लघु बीजाणु से, जो लघु बीजाणु के बाद क्या होता है? युग्मकोद्भिद प्रवस्था आती है। यहाँ प्रवस्था में क्या हो रहा है? युग्मक बन रहे हैं। मैंने इसलिए यहाँ युग्मक लिखा कि यहाँ युग्मक बन रहे हैं, युग्मकोद्भिद। ठीक है, यहाँ क्या होता है? उसके बाद परागकण होता है, और परागकण से क्या बनते हैं? युग्मक बन रहे हैं। तो वही हो रहा है ना, देखो, इससे क्या बन रहे हैं? युग्मक बन रहे हैं। ठीक है, ये क्या है? युग्मकोद्भिद। क्या है ये? युग्मकोद्भिद प्रवस्था है। ठीक है, मतलब गैमीट का बनना। ठीक है, ओके। उसके बाद क्या है? यहां पे बीजाणुद्भिद का मतलब था कि बीजाणु का बनना। ठीक है, ये हमने नर के बारे में पढ़ा। ये सब था हमारे नर के बारे में कि नर में बीजाणु और युग्मक कैसे, कब, कहां बनते थे, है ना। पिक्चर में होता ना, कब, कैसे, कहां, कैसे। तो वही चीज है
कि बीजाणु और युग्मक कब कहाँ कैसे बन रहे थे। तो यहाँ पर हमारा बीजाणु बन रहा था और वहां पर हमारा गैमीट बन रहा था। तो बेसिकली ये है इन दोनों का कोरिलेशन। ठीक है, चलो ये हमारे नर के बारे में था। अब थोड़ा सा मादा के बारे में पढ़ लेते हैं। ओके, तो मादा की संरचना कैसी थी हमारी? ऐसे थी। बोलोगे मैडम ने यहाँ तो खराब बना दी, बिल्कुल इतनी सुंदर सी संरचना थी। चलो अच्छी सी बना देते हैं, आप लोग गुस्सा मत हो जाओ, बुरा मत मानो। ठीक है, ये हमारा इस तरीके से स्ट्रक्चर था। ठीक, ये स्ट्रक्चर भी क्या है? 2n है। ये स्ट्रक्चर क्या है हमारा? 2n है। ठीक है, अब यहां पर क्या होता है? यहां पर अर्धसूत्री विभाजन होता है। अर्धसूत्री मादा संरचना में अर्धसूत्री विभाजन होता है। इसका मतलब यहां पर क्या है? ये बीजाणुउद्भिद बीजाणुउद्भिद प्रवस्था है। ठीक है, मतलब यहां पर बीजाणु का निर्माण हो रहा है। ठीक है, यहां पर बीजाणु का निर्माण होता है अर्धसूत्री विभाजन में। इधर अब जब यहां पे फिर से इसको करेंगे, क्या करेंगे? इससे क्या होगा? अर्धसूत्री विभाजन से गुरु बीजाणु बनेगा। गुरु बीजाणु, ठीक है, गुरु बीजाणु बनेगा। ठीक है, ओके। अब गुरु बीजाणु में क्या होगा भाई? समसूत्री विभाजन होगा। ठीक है, यहां क्या होता है? समसूत्री विभाजन होता है आगे चल के। ठीक है, तो इस समसूत्री विभाजन से क्या हुआ? यहां पर जब यहां पर गुरु बीजाणु में समसूत्री विभाजन हो रहा है तो क्या होगा भाई? यही तो असली रोल है। मादा युग्मक का निर्माण हो रहा है यहां पर। ठीक है, तो यहां पर जब युग्मक बन गया तो ये कौन सी प्रवस्था कहलाएगी जी? ये कहलाएगी, ये हमारी प्रवस्था कौन सी हुई? युग्मकोद्भिद। ठीक है, युग्मकोद्भिद प्रवस्था। करेक्ट, बिल्कुल। देखो यहां पर बीजाणु बन गए, है ना? यहां पर क्या? बीजाणुओं का निर्माण हो गया। यहां पर क्या बना? ये क्या है? युग्मकोद्भिद प्रवस्था, यानी कि यहां पर युग्मक का निर्माण हो गया। इसमें भी दोनों प्रवस्थाएं आ गई है। अब आपको समझ में आया कि नर संरचना और मादा संरचना में ये बीजाणुद्भिद और युग्मकोद्भिद का क्या रोल है, कहाँ है, कब है, कैसे है, क्या होता है? यहां तक सबको क्लियर है? ओके, तो आज के टॉपिक में सिर्फ हम इतना ही कवर करेंगे। ठीक है, तो जल्दी से रिवाइज करते हैं। हमने क्या पढ़ा? हमने स्त्री केसर पढ़ा। ठीक है, स्त्री केसर के 3 पार्ट पढ़े कि जो है वर्तिकाग्र, फिर वर्तिका, फिर अंडाशय। अंडाशय के अंदर संरचनाएं मौजूद थी जहां पर मादा युग्मक का निर्माण होता है ना? फिर उस स्ट्रक्चर को हम बाहर लेकर आए। फिर उस स्ट्रक्चर को जब बाहर लेकर आए तो हमने क्या पढ़ा? उसमें अपरा है और बीजांड वृंत है। ठीक है, फिर नाभिक है, फिर अंदर बीजांड आ गया हमारा। ठीक है, और 2 आवरण आ गए। ठीक है, एक द्वार आ गया। द्वार के बिल्कुल अपोजिट में क्या था? निभाग था। ठीक है, ये सब हमने पढ़ा। ओके,
उसके बाद हमने पढ़ा कि जो भ्रूण कोश था वो क्या था, 7 कोशिकीय है ना, और 8 केंद्रकीय। ठीक है, यही पढ़ा। ओके, और वही जो होता है, जो सहायक कोशिकाएं होती है उनके बीच में क्या होती है, हमारी हीरोइन होती है। हाँ, अंड कोशिका, जहां पर क्या होता है, मादा युग्मक बनता है। तो आई होप यहां तक आप सभी को बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा। किसी को कोई डाउट है तो क्या करना है, अपने को डाउट नोट करना है। ओके, ठीक है, इस चैप्टर को आप अच्छे से पढ़िए, रिवाइज करिए और अगली क्लास का इंतजार कीजिए। ठीक है, मिलते हैं एक और नए टॉपिक के साथ, मजेदार डायग्राम्स के साथ। ठीक है, तब तक खुश रहिए, आबाद रहिए, अच्छे से पढ़ाई करिए। मिलते हैं अपने नए टॉपिक के साथ अगली क्लास में। तब तक टाटा बच्चों, बाय बाय।